पीछे में देखना शुरू करते हैं। शुरुआत जो है वो अच्छी खबरों से करते हैं। क्वार्टर 4 में बहुत सारे अपडेट्स आए, तो ऐसे में हमें लगा कि ऐसे कौन से स्मॉल कैप कंपनियां रही जहां पर एफआईज काफी ज्यादा बुलिश दिख रहे हैं, वो आपके सामने लेके आते हैं। पहला शेयर जो है वो है सम्मान कैपिटल का। अब क्वार्टर 4 में एफआईज ने यहां पर हिस्सेदारी बढ़ाई है 24.94% से बढ़कर ये सीधे देखिए 46.21% पर पहुंच गई, यानी कि 21% की बढ़त और जबरदस्त बढ़त यहां पर एफआईज की पोजीशनिंग में देखने को मिल रही है। दूसरा शेयर है यहां पे सेंसिस का, सेंसिस टेक के नाम से जाना जाता है। यहां पे एआई आधारित डिजिटल ट्विन सॉल्यूशन जो है कंपनी देती है। एफआईज ने क्वार्टर 3 में अगर आप हिस्सेदारी देखें तो उनकी 4.33% थी, वहां से बढ़कर क्वार्टर 4 में 10.06% पे पहुंच गई, यानी कि जो जंप आया है वो 5.73% का देखने को मिलता है। तीसरा शेयर जो है पीसी ज्वेलर का है, 3 साल में 200% के आसपास का रिटर्न दिए। एफआईज ने इसमें अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है 6.31% से बढ़ाकर 9.61% कर दिया है, यानी कि क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 के बीच में 3.3% की एक मजबूत बढ़ोतरी जो है स्टेक में वो साफ तौर पर देखने को मिलती है। अब आप देखिए हमारा फोकस ना सिर्फ खबरों की जो पुरानी खबरें होती है बल्कि आगे के हिसाब से किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं उस पर भी रहता है। सोमवार को आप एक स्टॉक जो है अपने रडार पर जरूर रखिएगा जिसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। शेयर धारकों के लिए 13 अप्रैल यानी कि जो सोमवार है उसका दिन जो है वो काफी ज्यादा अहम है, खास है। इस दिन कंपनी के शेयरों पर लगा एक और लॉक इन पीरियड जो है वो खत्म हो जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में जो शेयर हैं वो ट्रेडिंग के लिए मौजूद होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 25% इक्विटी यानी कि लगभग 210 करोड़ शेयर लॉक इन से बाहर आ जाएंगे। मौजूदा कीमत के हिसाब से इन शेयरों की जो वैल्यू आंकी जा रही है वो 17,742 करोड़ बैठती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि सभी शेयर जो है वो बिक जाएंगे, लेकिन ट्रेडिंग के लिए वो साफ तौर पर एलिजिबल हो जाएंगे। दिसंबर तिमाही के आखिरी तक प्रमोटर की बात करें यहाँ पर तो जो बजाज फाइनेंस प्रमोटर था उसके पास जो हिस्सेदारी थी वो 86.7% हिस्सेदारी है, जो कि कंपनी में एक मजबूत प्रमोटर होल्डिंग साफ तौर पर दर्शाता है। यहाँ पे बिजनेस में मजबूत ग्रोथ, कंपनी के ऑपरेशन प्रदर्शन की अगर हम लोग बात करें तो चौथी तिमाही में जो ग्रॉस डिस्बर्समेंट आया है वो 23% बढ़ता हुआ दिखा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति दिखाता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अगर आप शेयर की बात करें, चाल की बात करें तो सितंबर 2024 में 70 रुपए के इशू प्राइस पर यह आया था, 114% की प्रीमियम लिस्टिंग हुई, लेकिन उसके बाद करीब आप देखिए 188 रुपीज का इसने हाई बनाया और उसके बाद जो गिरावट आई 56% तक नीचे चला गया स्टॉक। काफी पिटाई देखने को मिल रही है। निवेशक अभी भी परेशान है कि स्टॉक का भाव कब वापस बढ़ता हुआ दिखेगा। तीसरा स्टॉक स्पाइस जेट की बात करते हैं। ये शेयर जो है लगातार उड़ान भर रहा है, 3 दिन में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। 5% का अपर सर्किट लगा और करीब 12.5 रुपए के आसपास ये लॉक होता हुआ दिखा। खास बात क्या रही यहाँ पर तो देखिए पहले तो गिरावट आई, लेकिन उसके बाद फिर जोरदार रिकवरी देखने को मिली। इसी बीच में एक बड़ी खबर भी निकल के आई, बड़ा कानूनी झटका कंपनी को लगा है। लंदन की अदालत ने स्पाइस जेट को करीब $8 मिलियन यानी कि अगर इसको आप रुपए के हिसाब से देखें तो 70 करोड़ रुपए चुकाने के आदेश दिए। ये भुगतान एयरक्राफ्ट इंजन लीजर सनबर्ड फ्रांस 02 SAS को करना होगा, ये कंपनी का नाम है। दरअसल ये बकाया रकम जनवरी 2022 से अनपेड रेंट और नवंबर 2020 से मेंटेनेंस चार्जेस से जुड़ी है। लीजर ने पहले ही जुलाई 2022 में डिफॉल्ट नोटिस जारी किया था। 2022-23 के दौरान 3 इंजन भी जब्त कर लिए गए थे। जो अदालत है उसने साफ तौर पे कहा कि स्पाइस जेट के पास इस केस में बचाव का कोई मजबूत आधार नहीं है और कंपनी ने कोर्ट की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया है। अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं और आप यकीन मानिए इस हफ्ते जो अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी रही वो एकदम तूफानी तेजी रही। यहाँ पे ज्यादातर शेयर 15% तक उछल गए। इस तेजी में अडानी ग्रीन, अडानी टोटल जैसे जो शेयर है सबसे ज्यादा उछाल मारा। अडानी ग्रीन की बात करें तो 5 दिनों में 27% तक चढ़ गया। अडानी टोटल गैस देखें तो 12-14% का जंप 5 दिनों में देखने को मिला है। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस 11% तक चढ़ती हुई दिखी है। यहाँ पे अडानी अगर सीमेंट और अडानी एनर्जी की भी बात करें तो यहाँ पर भी 10% की तेजी देखने को मिली है। अब खबर क्या आई, क्यों भागने लग गए भाई ये स्टॉक्स? दरअसल अमेरिका में गौतम अडानी और भतीजे सागर अडानी को बड़ी राहत मिल सकती है, इस तरह की खबरें। अमेरिकी अदालत ने कंपनी के वकील की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया है जिसमें SEC मामलों को खारिज करने के लिए प्री मोशन कॉन्फ्रेंस की मांग की गई थी। अमेरिका अदालत ने क्या कहा उसको थोड़ा सा और बारीकी से समझते हैं। दरअसल यूएस कोर्ट ने अडानी ग्रुप की प्री मोशन कॉन्फ्रेंस की याचिका को मंजूर कर लिया है। अडानी ग्रुप ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के खिलाफ यहां पर एक अर्जी दी थी। कोर्ट ने अडानी और SEC को बातचीत करने के लिए कहा है। नवंबर 2024 को अडानी ग्रुप पर रिश्वतखोरी की साजिश करने के यहाँ पे आरोप लगे थे यहाँ पे, और जो ताजा आदेश है उसमें अमेरिकी अदालत ने शिकायत को खारिज करने की अपील पर चर्चा करने का अनुरोध जो है वो मान लिया है।
इससे पहले गौतम अडानी और जो सागर अडानी के वकीलों ने संकेत दिया था कि 30 अप्रैल तक यूएस SEC की जो शिकायत है उसको खारिज कर सकता है। इस तरह की तमाम चीजें देखने को मिल सकती हैं। इस प्रक्रिया के तहत उन्होंने न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में एक लेटर भी भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई अगर जरूरत पड़ी तो वो प्री मोशन कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए भी अडानी जो है वो तैयार है। आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट खबर है यहाँ पे, और रिटेल की काफी ज्यादा जो है हिस्सेदारी है शेयर के अंदर। इस हफ्ते भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की बात करते हैं, शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली। इस हफ्ते आप ये देखिए कि जो स्टॉक है 17% तक चढ़ गया, भाव 285 रुपए पर आ गया। अब क्यों भागा शेयर, ये भी जान लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, दरअसल कंपनी ने करीब 10,300 करोड़ के पैकेज के लिए सबसे कम यानी कि सफल बोली लगाई है। L1 बिल्डर के तौर पे उभरी है कंपनी। ये प्रोजेक्ट जो है ओडिशा के जैनको थर्मल पावर स्टेशन के विस्तार से जुड़ा है। इसके साथ ही भेल करीब 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी यानी कि L1 बन गई है। कंपनी के पास अभी 2.2 लाख करोड़ के ऑर्डर हैं। यहाँ पर 2.2 लाख करोड़ के ऑर्डर बुक जो है वो साफ तौर पर दिखती है। दूसरी वजह क्या रही तेजी की, देखिए भारत ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन और तैयार किए गए कलपक्कम प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने पहली जो यहाँ पे क्रिटिकलिटी होती है उसको हासिल कर लिया है। पहली क्रिटिकलिटी का मतलब ये है कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर को पहली बार ऐसी स्थिति में पहुंचने का मतलब पहुंच गया है जब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन खुद ब खुद लगातार चलती रहती है। इस स्थिति में पहुंचने यानी कि समझिए कि देश जो है न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में बढ़ रहा है, और भेल इसमें एक बड़ा फायदा के तौर पर कंपनी को फायदा होता हुआ दिख सकता है, जो कि रिपोर्ट्स कहती हैं। इस हफ्ते पूरा आईटी पैक खबरों में रहा है। यहाँ पे सबसे पहले एक पॉजिटिव खबर की बात करते हैं। यहाँ पे बेंगलुरु स्थित आईटी सर्विस कंपनी विप्रो ने संकेत दिया है कि वो एक बार फिर अपने निवेशकों को एक बड़ा रिटर्न देने की तैयारी कर रही है। इस खबर के चलते शेयर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, भाव 205 के आसपास जाता हुआ देखा। आपको बता दें कि कंपनी 16 अप्रैल को होने वाली बोर्ड मीटिंग के में जो है शेयर बायबैक पर विचार करेगी, जहां मार्च तिमाही यानी कि Q4 के नतीजों पर भी चर्चा की जाएगी। ये करीब 3 साल में पहली बार हो रहा है जब विप्रो बायबैक पर विचार कर रही है। इससे पहले जून 2023 में कंपनी ने करीब 12,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा शेयर बायबैक किया था। 2023 में विप्रो ने 22 जून से 30 जून के बीच में करीब 26.96 करोड़ शेयर जो है यानी कि कुल इक्विटी का देखें तो 5% हिस्सा जो है 445 रुपए प्रति शेयर के भाव पर वापस खरीदा था। ये कीमत दिसंबर 2024 में हुए 1:1 बोनस इशू के हिसाब से एडजस्ट नहीं है। अब ब्रोकरेज फर्म इन्वेस्टर का क्या कहना है? यहाँ पे विप्रो के पास इस समय 41,000 करोड़ का नेट कैश है। देखिए अच्छा खासा नेट कैश है, और जो कंपनी की कुल मार्केट वैल्यू का 20% हो जाता है। और पिछली बार जो अब समय में हिसाब से देखें तो वो करीब 28,000 करोड़ का था। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है और बायबैक का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अब बात करते हैं आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस की। कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे पेश कर दिए। सबसे पहले मुनाफे की बात करते हैं। तिमाही दर तिमाही आधार पर मुनाफा करीब 29% बढ़कर 13,718 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वहीं साल दर साल के आधार पर 16% गिरकर 10,720 करोड़ पर आ गया। रुपए में रेवेन्यू 5.4% बढ़कर 17,990 करोड़ के पार निकल गया, जो कि पहले 67.087 करोड़ के आसपास था। कांस्टेंट करेंसी के आधार पर रेवेन्यू में देखें तो 1.2% की बढ़ोतरी दिखती है, जिससे लगातार तीसरी तिमाही में ग्रोथ बनी हुई है। लेकिन एक बात जो समझने वाली बात है, कंपनी ने अपने इतिहास में पहली बार है कि सालाना रेवेन्यू में गिरावट दर्ज की है, जो कि मांग में कमजोरी और वैश्विक चुनौतियों को दर्शाता है। तिमाही के दौरान नई डील जो है हासिल करने में कंपनी ने एक मजबूत प्रदर्शन दिखाया है। अगर आप देखें Q4 में तो $12 बिलियन के आसपास डील्स हुई हैं, जिसमें से 3 मेगा डील्स तो इसी क्वार्टर में होती हुई दिखी। अगर ओवरऑल देखें तो करीब $40 बिलियन के आसपास 5 डील्स जो है पूरे साल भर में हुई हैं। कंपनी जो है एआई, क्योंकि एआई की सब बात करते हो तो एआई में क्या स्थिति देखने को मिली है, तो देखिए कंपनी का एआई रेवेन्यू जो है एनुअलाइज्ड वे पर करीब $2.3 बिलियन पे पहुंचा है। करीब 7.5% का जो है यहाँ पे कुल रेवेन्यू के हिसाब से आप देख सकते हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल $2.3 बिलियन पे पहुंचने एक बहुत अच्छा जंप है। पहले 1.8 बिलियन था, अब वह $2.3 बिलियन के आसपास पहुंचा है। टीसीएस के कर्मचारियों पर जो खर्च हुआ है वो करीब 10,000 करोड़ बढ़ गया है। इसके बावजूद कंपनी ने 23,000 करोड़ से अधिक कर्मचारियों की संख्या जो है 23,000 से ज्यादा की संख्या को कम किया है, क्योंकि हम लोग लगातार सुन रहे थे तो साल भर में काफी ज्यादा ले ऑफ हुआ है।
कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग पे काम कर रही है, करीब 1300-1400 करोड़ रुपए जो है वहां निवेश किए हैं। तो वो तमाम जो चीजें इस पर आप जरूर ध्यान रखिए। ब्रोकरेज जो है उनका कहना है जैसे CLS से है, उसने 2985 रुपए का टारगेट दे दिया है। JP मॉर्गन है 3150 रुपए का, यहां पर भी टारगेट दिया गया है। एक और कंपनी के इस हफ्ते नतीजे आते हुए देखे, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी आनंद राठी वेल्थ ने Q4 के नतीजे जाहिर किए, उन्होंने घोषित किए। 5 दिनों में शेयर 25% तक चढ़ गया। साथ ही डिविडेंड और बोनस का भी ऐलान होता हुआ दिखा, जिससे शेयर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली और 3500 के भाव को भी वो पार करता हुआ दिखा, नया 52 वीक हाई भी लगाता हुआ दिखा है। सबसे पहले बात करते हैं नतीजों की, भाई नतीजे कैसे रहे। तिमाही के दौरान अगर आप देखें यहाँ पे ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 29% बढ़ा है, 288 करोड़ पर आ गया। एक साल पहले जो रेवेन्यू था वो 222 करोड़ था। अगर आप यहाँ पे मुनाफा देखें तो 40% का जंप मुनाफे में भी देखने को मिलता है। कंपनी के अगर एबिटा देखें सालाना आधार पर तो 6.7% जो है ये गिरा है यहाँ पे और 84 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे एबिटा में एक गिरावट है। एबिटा मार्जिन में देखें तो यहाँ पर भी बेसिस पॉइंट में थोड़ी गिरावट साफ तौर पे दिखती है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 7 रुपए प्रति शेयर के आसपास के डिविडेंड की घोषणा की है। मैं आपको बताऊं आनंद राठी जो है पिछले कई क्वार्टर्स में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है इसने और तमाम ब्रोकर कंपनियों के बीच में यहाँ पे एक अच्छा प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है स्टॉक के लिहाज से भी। आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम बासमती चावल ब्रांड एरोप्लेन राइस के नाम से जो कंपनी है काफी फेमस है। पेरेंट कंपनी जो है अमीर चंद जगदीश कुमार की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इस हफ्ते जो है वो लिस्टिंग होती हुई दिखी और बहुत ही जबरदस्त निवेशकों को शॉक लगता हुआ दिखा। क्यों शॉक लगता हुआ दिखा? जो IPO के दौरान जिन्होंने भी पैसा लगाया, जिनका निकला, वो एकदम जबरदस्त नुकसान झेल के उन्होंने नुकसान झेला होगा। इशू प्राइस देखिए 212 के आसपास था। यहाँ पर BSE पे लिस्टिंग 195 पर हुई, यानी कि 7% नीचे हुई। NSE पे लिस्टिंग 200 रुपए के भाव पर हुई, करीब 5.5 से 6% नीचे हुई। अब इसका जो आप सोचिए करंट मार्केट प्राइस जो है 125-128 के आसपास है, यानी कि 40% जो है वो नीचे गिर गया। अब क्यों गिर गया? देखिए भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर या फिर अन्य विदेशी करेंसी एक्सचेंज रेट्स में उतार चढ़ाव का इसके बिजनेस, कैश फ्लो और वित्तीय स्थिति पर साफ तौर पर असर पड़ता है। कंपनी एक्सचेंज रेट में होने वाले बदलावों से अपनी संपत्ति और देनदारियों को सुरक्षित रखने के लिए फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, क्रॉस करेंसी स्वैप और इंटरेस्ट रेट जो स्वैप है उसका इस्तेमाल करती है। इससे रेवेन्यू का करीब 65% हिस्सा जो है भारतीय बाजारों में आता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार दुनिया भर में ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ रखी है, यहाँ पे एक्सपोर्ट के मोर्चे पे दबाव दिख रहा है, तो कंपनी पर इम्पैक्ट भी साफ तौर पर दिखता है। खासतौर पर जो चावल है वो गल्फ कंट्रीज पे जाते हैं, यहाँ पे बासमती की खासतौर पर वेरायटी है, तो वो भी बहुत सारी चीजें जो एक साथ इम्पैक्ट डालती है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ऑनलाइन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ग्रो की पेरेंट कंपनी ब्लियन ब्रेन्स गारेज वेंचर्स जो है उसके शेयरों में हाल ही के दिनों में जबरदस्त तेजी थी। इस हफ्ते जबरदस्त तेजी देखने को मिली। शुक्रवार को भी स्टॉक 5% उछला और 197 रुपीज यानी कि ऑल टाइम हाई पर पहुंचता दिखा। खास बात यह है कि सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में 18 से 20% की जो छलांग है इस शेयर ने लगाई है और निवेशकों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया है। इस तेजी के पीछे सिर्फ कीमतों का मूवमेंट नहीं है बल्कि वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो इसका असर इसलिए लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले 6 महीनों में स्टॉक करीब 50% चढ़ गया, जबकि इस साल की शुरुआत में अब तक इसमें करीब 25% की बढ़त दर्ज की गई है। ग्रो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर यह है कि इसकी मार्केट लीडरशिप है। कंपनी के एक्टिव क्लाइंट के मामले में देश की सबसे बड़ी ब्रोकिंग फर्म बन चुकी है और जहां पर मार्केट शेयर की बात करें तो कंपनी का 28% है, जबकि दूसरी कंपनी का 15% है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कितना बड़ा मार्केट गैप है। इस ग्रोथ के पीछे कंपनी का मजबूत म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, आसान और यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म और साथ ही यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ के जरिए तेजी से बढ़ता यूजर बेस जो है इसका बड़ा कारण है। JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, उन्होंने ओवरवेट की सलाह दी है, 210 का टारगेट दिया है और उन्होंने कहा कि और ऊपर जाने के संकेत हैं यहाँ पर। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं मार्केट एक्सपर्ट VL अंबाला जी का भी यहाँ पर कहना है कि मिड टर्म के हिसाब से 210 से लेकर 240 तक की रेंज दिखा सकता है। आगे बढ़ते हुए ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों की बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा आखिर हुआ क्या है। 10 अप्रैल को इसमें तूफानी तेजी देखने को मिली और सिर्फ 10 अप्रैल को नहीं, पूरे हफ्ते भर स्टॉक ने क्या गदर मचाया है आप देखिए कि 8.5% से बढ़ते बढ़ते 39% तक बढ़ गया है ये स्टॉक। इतनी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। लगातार 6 महीने की गिरावट के बाद स्टॉक ने क्या जोरदार कमबैक किया है। अप्रैल में अब तक ये शेयर 72% उछल चुका है। एक महीने के अंदर देखें तो 38% का उछाल मारा है। ये तेजी पिछले 6 महीनों की भारी गिरावट के बाद आई है। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में अक्टूबर से गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ था और स्टॉक ने करीब 85% वैल्यू खो दी थी। अब समझते हैं भाई पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों तेजी आ रही है, क्यों भाग रहा है और आगे के क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।
तो देखिए कंपनी के शेयरों में ये तेजी 7 अप्रैल को एक ऐलान के चलते आई। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने लिथियम आयरन फॉस्फेट 46,100 जो एक तरह से आप ये समझिए कि बैटरी सेल विकसित करने के हिसाब से देखा जाता है इसको। ये जो है क्या होता है, इसमें खुद की बैटरी तकनीक बनाने की कोशिश की जा रही है कंपनी की तरफ से। लिथियम आयरन फॉस्फेट एक प्रकार की बैटरी है जो कि आमतौर पर सस्ती, सुरक्षित और साथ में जो केमिकल्स की जो दूसरे केमिकल्स होते हैं उनकी तुलना में लंबी उम्र होती है, इसकी लॉन्ग लास्टिंग होती है। हालांकि थोड़ा कम जो है ड्राइविंग रेंज प्रदान करती है, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर तो ये जो सेल है बेसिकली 46,100 ये सेल का जो साइज है जो कि कंपनी के मौजूदा 4680 है उससे काफी बड़ा है, जिसका मतलब ये बैटरी पैक जो है यहाँ पे जो सेल है उसकी आवश्यकता कम पड़ेगी, जिससे जो कॉम्प्लिकेशंस और लागत है उसको कम करने में मदद मिल सकती है। कुल मिलाकर LFP जो बैटरी है वो एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती हैं। ओला की व्हीकल कॉस्ट जो है कम करने में मदद करेगी, सस्ती चीजें बनाने पर फोकस होगा, बैटरी स्टोरेज सॉल्यूशन का भी विस्तार होता हुआ दिखेगा, जो कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की व्यापक जो सपोर्ट करने के लिए, यहाँ पे विस्तार करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम होगा। एक और बात जान लीजिए, इससे पहले मार्च महीने में बिक्री के में कंपनी के जोरदार आंकड़े देखने को मिले और इससे स्टॉक को सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। VLA अंबाला जी का कहना है यहाँ पे कि ओला जो है 40 से 50 के भाव यहाँ पर देखने को जल्द मिल सकते हैं। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। इस हफ्ते जेपी पावर का शेयर 5 दिनों में 16% तक भाग गया और आप ये समझिए कि जो भाव है 17 रुपए के पार निकल गया। अब एक बड़ी दिलचस्प खबर आई। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT के जरिए अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की बोली को जो मंजूरी मिली थी उसके कई हफ्तों बाद जयप्रकाश एसोसिएटेड लिमिटेड के जो संस्थापक हैं, चेयरमैन हैं, जो जयप्रकाश गौर जी हैं, उन्होंने पूरी प्रक्रिया की सराहना की है। जयप्रकाश गौर ने गौतम अडानी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि गौतम अडानी के नेतृत्व में जयप्रकाश एसोसिएट की विरासत को नई ऊर्जा, जिम्मेदारी और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे सभी जो है जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको उम्मीदें जो है ये कंपनी पूरी करती हुई दिखेगी। उन्होंने कहा कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स और साथ में रिसोल्यूशन प्रोफेशनल्स के जरिए किया गया प्रोसेस निष्पक्ष है, पारदर्शी है। हम सब जानते हैं कि अभी हुआ क्या, हाल ही में वेदांता के जो चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल जी की तरफ से एक ट्वीट आया, काफी वायरल हुआ। उन्होंने एक तरीके से सवाल उठाया कि भाई जब हमारी बिड ज्यादा थी तो फिर जो कम बिड वाले थे उनको मौका क्यों दिया गया। तो इसके तरीके से आप समझ लीजिए कि जेपी की तरफ से यहाँ पर जो है समर्थन मिलता हुआ अडानी ग्रुप को देखने को मिल रहा है। अब एक बड़ी कॉर्पोरेट खबर की बात करते हैं। टाटा सन्स की जो है 24 फरवरी को हुई चर्चित बोर्ड मीटिंग के बाद ग्रुप के भविष्य को लेकर अटकलें और तेज हो गई है। इस समझिए कि इस बैठक में जो है जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखर के नए 5 साल के कार्यकाल पर फैसला जो था टाल दिया गया था, लेकिन अब सभी की नजरें होने वाली अगली बोर्ड मीटिंग की तरफ है। मामले से जुड़े कुछ खबरें जो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है यहाँ पे कि टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन न्योल टाटा ने इस में जो है इसको आगे विस्तार करने के लिए एक आपत्ति जताई थी। हम सब जानते हैं पहले जो इस तरह की रिपोर्ट आई थी उनकी चिंताएं सिर्फ कार्यकाल को लेकर नहीं थी, बल्कि ग्रुप में कंपनियों में पूंजी आवंटन, वित्तीय प्रदर्शन और बाजार के स्थिति को लेकर थी यहाँ पे। साथ ही टाटा ग्रुप में जो अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे। अब जो है चंद्रशेखरन के जो पुनर्नियुक्ति है उसके प्रस्ताव को पास कराने के लिए टाटा ट्रस्ट जो है दोनों जो है नामित निर्देशक डायरेक्टर्स हैं न्योल टाटा और वीनू श्रीनिवासन का जो है समर्थन जरूरी होगा। अब बैठक होने जा रही है आने वाले दिनों में, तो वो देखना होगा। वर्तमान स्थिति में दोनों की सहमति के बिना ये प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सकता। ये नियम आर्टिकल 121A के तहत आता है, जिसके अनुसार चेयरमैन और दूसरे प्रमुख निदेशकों की नियुक्ति या फिर पुनर्नियुक्ति जैसे